हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को कवर कराने वाले हैं, जो आपके लिए सभी यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी जितने भी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं वो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लास है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले टॉपिक हैं। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो कि पार्ट 1 है, इसको 2 भागों में कवर कराएंगे आपके लिए। ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के वेदों को कराया है, सिंधु घाटी सभ्यता कवर करा दी, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कवर करा दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, उसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वैदिक काल का जो विभाजन है वो 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में बांटा जाता है वैदिक काल को? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है ऋग्वैदिक काल, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद का, ईसा पूर्व 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व में किया गया। देखिए, ये 2 भाग हैं ऋग्वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक कालीन जो स्थिति थी, व्यवस्था थी वैदिक काल की, उसके बारे में उल्लेख मिलता है, और उसके ऋग्वेद के बाद। आगे देखिए, आर्यों की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम आर्य पंजाब और अफगानिस्तान बसे थे। आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर के बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। किसको बताया है? मध्य एशिया को इसका मूल निवास स्थान माना है। ध्यान रखना, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान किसको बताया गया है? मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी आर्यों के द्वारा भारत में जो सभ्यता चलाई गई उसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि जो वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण थी, ध्यान में रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो नगरीय शहरी सभ्यता थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटी हुई थी। यानी आर्यों का जो प्रशासन है, यानी शासन व्यवस्था है, वो 5 भागों में बटी हुई थी। जब सबसे पहला आता था छोटी इकाई ग्राम, यानी कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर उससे बड़ी इकाई ग्राम, देश, इससे बड़ी इकाई जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व के मुखिया को विस्पति, यानी प्रधान होता था उसको विस्पति कहा जाता था, और जन का जो मुखिया या शासक होता था उसको राजन के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। तो आपको इनको ध्यान में रखना है सभी को। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विस्पति, और जन का शासक राजन कहलाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। जितने भी राज्य अधिकारियों के पद थे उनमें पुरोहित और सेनानी को प्रमुख माना जाता था। वशिष्ठ रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित थे, और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। यानी ऋषि वशिष्ठ कैसे थे? रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र उदारवादी। सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। किनको? सूत, रथकार और कम्मादी नामक जो अधिकारी थे उनको रत्नी के नाम से जाना जाता था। इनकी संख्या राजा सहित कुल मिलाकर 12 हुआ करती थी। यानी रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? 12। प्रप, द्रुगपति एवं ये सब जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दोनों को ध्यान रखना है। ये किसकी श्रेणियां? गुप्तचरों की श्रेणियां थी, प्रप और स्पास। प्रप द्रुगपति कहलाता था, द्रुग की रक्षा करने वाला, और इस सब जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर कहलाता था। बाजपति
गोचर भूमि का अधिकारी कहा जाता था। ये गोचर भूमि का अधिकारी वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? बाजपति के नाम से जाना जाता था। उग्र की बात करें तो उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। तो नोट देखिए, ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है कि कोई न्याय अधिकारी होता था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो प्रमुख संस्थाएं थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो प्रमुख संस्थाएं थी, जिनमें सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, यानी उच्च वर्ग के लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति का जो अध्यक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता था? ईशान के नाम से जाना जाता था। स्त्रियां भी सभा और समितियों में भाग लेती थी। ये ऋग्वेदिक काल की विशेषताएं थी। स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग लिया करती थी। सभा की बात करें, श्रेष्ठ लोगों की संस्था, और समिति सामान्य लोगों की संस्था होती थी, जो कि राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। तो युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था उसको राजा कहा जाता था। क्या कहते थे? युद्ध में कबीले का नेतृत्व करने वाले को राजा कहते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था ऋग्वैदिक काल में? गविष्टि का, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। जिसका क्या अर्थ होता था? गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। मोस्ट है ये, आपको ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो वो 7वें मंडल में किया गया है। दशराग्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध पुष्करणी नदी या पुष्करणी नदी भी कहते हैं इसको, रावी नदी, वर्तमान नाम क्या है इसका? रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। तो कौन विजेता हुआ था दशराग्य युद्ध में? विजेता सुदास, ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसके 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में वर्ण का विभाजन किस आधार पर किया जाता था? तो वो व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था। वर्तमान की बात करें तो वो किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष तक में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो चतुर्वर्ण का जो उल्लेख मिलता है वो हमने पहले भी पढ़ा है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से और वैश्य उसकी जंघाओं से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ध्यान रखना, आर्यों का जो समाज है पितृ प्रधान। ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? पितृ प्रधान व्यवस्था थी। जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी थी? मात्र प्रधान थी। दोनों को अंतर ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र प्रधान और वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी, जिसके मुखिया को पिता, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता। यानी सरकार जो परिवार है उसका सबसे बड़ा सदस्य उसका मुखिया कहलाता था, जिसे कुलप कहते थे। यानी मुखिया होता था उसको क्या कहा जाते थे? कुलप। यानी कुल का जो मुखिया है वो उसको किस नाम से जाना जाता था? कुलप के नाम से जाना जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में भी स्त्रियां भाग लेती थीं। इसीलिए स्त्रियों को अर्धांगिनी भी कहा जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का ऋग्वैदिक काल में कोई प्रचलन नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का, यानी स्त्रियां भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण
कर सकती थी, उनको अधिकार था शिक्षा ग्रहण करने का ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती दी थी, यानी गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो वाद विवाद हुआ था, संवाद हुआ था, उसका भी उल्लेख मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अमाजु किसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है यहाँ से। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में अमाजु के नाम से जाना जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो एक प्रकार का शराब होती है। यह बृहस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बांस, अदबास और ऊसड़िय, ये 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। बांस, अदबास और ऊसड़िय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाला कपड़ा क्या कहलाता था, नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रसदौड़, घुड़दौड़ एवं धुत क्रीड़ा, ये इनके मनोरंजन के साधन माने जाते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ध्यान रखना कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। गाय को अधन्या, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट आईपी। तो गाय को क्या कहते थे, अधन्या कहा जाता था, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का जो प्रिय पशु माना जाता था वो घोड़ा था, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जिसका ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है, 250 बार। सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है इंद्र का। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे लोग, लेकिन वैदिक काल में लोगों को लोहे का पता चल गया था। तो आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिससे श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। तांबे को लोहित अयस्क, ध्यान रखना, लोहे को श्याम अयस्क और तांबा लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी, यानी व्यापारी को क्या कहा जाता था, पड़ी। व्यापारी को पड़ी के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी जो आदान प्रदान किया जाता था वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी ऋग्वैदिक काल में। यानी मुद्रा का उस समय कोई प्रचलन नहीं मिलता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। यानी ऋण लेकर देकर के ब्याज लेने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था, बैंक नोट या सूदखोर के नाम से जाना जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा होती थी, अग्नि की। अग्नि का भी उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 200 बार मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी थी, महत्वपूर्ण नदी, वो कौन सी थी, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख मिलता है वो केवल एक बार मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो एक बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे अधिक मिलता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय लोक देवता हो गए थे। ये जब ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, ध्यान में रखना है, दोनों में ऋग्वैदिक काल में इंद्र की प्रधानता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, प्रजाति लिख गया है यहाँ पर, प्रजापति है। प्रजापति की प्रमुख देवता माने जाते थे उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल में वर्ण की जो आधार था वो व्यवसाय को माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म को वर्ण का आधार मान लिया गया था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हर रेखा को सीता, हर रेखा को क्या कहा जाता था? सीता। और हल द्वारा जोती गई भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान नामक मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो ध्यान रखना ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वस्तुओं के लिए निषक और शतमान नामक मुद्राओं का प्रचलन हो गया था। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसके जो अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई थी? 25, जिनमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है, और जिनमें पहला तत्व प्रकृति को माना गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होता रहता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी गई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता, ये सावित्री ध्यान में रखना है। सावित्री जो कि ब्रह्मा की पत्नी थी वैसे तो, परंतु यहाँ पर सावित्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। वो संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ध्यान रखना, मोस्ट है ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, जो कि किसको समर्पित है? सावित्र नामक देवता ने सावित्री को समर्पित है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में हुआ था? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत के रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं और रामायण के वाल्मीकि माने जाते हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता मिलता है। क्या मिलता है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है यहाँ पर। गोत्र नामक संस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोत्र मूट वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा हुई थी? बादरायण के द्वारा हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।